नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका इस बढ़िया से सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिनो के बारे में, जिसको हम घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो बहुत नया कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं इनका नॉलेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं तब भी आपको ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक न्यूट्रिनो, जिसको गाइस घोस्ट पार्टिकल भी बोला जाता है। तो हम जो है इसको एक कहानी के रूप में देखेंगे। तो कहानी के रूप में अगर देखेंगे तो आपको ये न्यूट्रिनो समझ में आएगा। सबसे पहले गाइस जो साइंटिस्ट जब गाइस बीटा डीके की प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे थे। बीटा डीके ये क्या है, पूरा वीडियो देखना, धीरे धीरे आपको सब बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। यानी बीटा डीके एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, जिससे जो है वो प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे थे। साइंटिस्ट बीटा डीके पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब बीटा डीके की प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब तो उन्होंने एक अजीब बात जो है वो नोटिस की। जब वो बीटा डीके पे काम कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। अब वो नोटिस क्या की, देखिए। तो सबसे पहले ये रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में क्या होता है, एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो डीके होके प्रोटॉन में बदल जाता है। यानी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो डीके होके प्रोटॉन में बदल जाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो डीके होके न्यूट्रॉन में बदल जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जिसके कारण एटम के न्यूक्लियस से एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन इमिट होता है, जिसको हम बीटा रेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बीटा डीके जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए। बीटा डीके की प्रोसेस क्या होती है, अगर कोई भी एटम है, यानी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल का एटम होता है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन का डीके होकर वो प्रोटॉन में बदल जाता है, और प्रोटॉन का डीके होकर और न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और इसकी वजह से उस एटम के न्यूक्लियस से एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। तो इस पे जो है वो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब स्टडी करते वक्त उन्होंने देखा कि जब बीटा डीके की प्रोसेस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो है वो इमिट हो रहा है, ठीक है। पर इन्होंने देखा कि यहाँ की एनर्जी जो है वो मैच नहीं हो रही है। एनर्जी मैच नहीं हो रही, यानी देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए मान के चलो कि यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, 100 किलो का कोई चीज़ है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो दो चीज़ों में बट रहा है। तो एक 50 किलो का होना चाहिए और दूसरा भी 50 किलो का होना चाहिए। रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। अगर यहाँ से एनर्जी निकली तो यहाँ पे की एनर्जी और वहाँ की एनर्जी सेम होनी चाहिए। यानी 100 किलो का एक पत्थर है, उसका अगर डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो 50 किलो का होना चाहिए और दूसरा भी 50 किलो का होना चाहिए। या फिर ये 60 किलो का होता है तो ये 40 किलो का होना चाहिए, या ये 10 किलो का होता है तो ये 90 किलो का होना चाहिए। पर यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी जो है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिसिंग है। बीटा डीके पे काम चल रहा था साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो थोड़ी कम एनर्जी है। यानी जब बीटा डीके की प्रोसेस होती है, पूरा होता है, तो यहाँ से जितनी एनर्जी निकल रही है वो उतनी एनर्जी यहाँ पे आ नहीं रही है। थोड़ी एनर्जी कहीं ना कहीं पे मिसिंग है, यानी कहीं ना कहीं गायब हो रही है। तो वो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये एनर्जी जो है वो गई तो गई कहाँ। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम का लॉ है, तो वो उसको ओबे नहीं कर रहा था, क्योंकि एनर्जी जो है वो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ होनी चाहिए। पर अब ये बहुत कंफ्यूजन में पड़ गए यार कि ये एनर्जी गई तो गई कहाँ। समझ में आ रहा है ना आपको। तो उनका दिमाग जो है वो परेशान हो गया कि ये एनर्जी गई कहाँ, उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो 1930 में एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी दी। कुछ साइंटिस्ट ने सिर्फ थ्योरी दी, कुछ प्रैक्टिकल वर्क नहीं हुआ। थ्योरी क्या दी, उस साइंटिस्ट ने थ्योरी में कहा कि बीटा डीके सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बीटा डीके में सिर्फ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा था। तो इसने कहा कि जब बीटा डीके की प्रोसेस होती है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता, इसके साथ और एक पार्टिकल इमिट होना चाहिए। अब एनर्जी मिसिंग है, तो एक साइंटिस्ट ने कहा कि इसके साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही इमिट नहीं होना चाहिए, एक और पार्टिकल कोई ना कोई इमिट होना चाहिए जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई प्रूफ तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि यार भाई यहाँ पे एनर्जी मिसिंग है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल बीटा डीके से इमिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ तक आया, जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुत शानदार तरीके से इसको लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि ये न्यूट्रिनो क्या है, घोस्ट पार्टिकल क्या है, इसको घोस्ट पार्टिकल क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये पार्टिकल जो है वो इनके मुताबिक, ये साइंटिस्ट के मुताबिक ये कह रहे थे कि ये पार्टिकल जो है वो इनविजिबल होना चाहिए, यानी हमें दिखता नहीं, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज भी जो है वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने कुछ जो रिसर्च की
तो इन्होंने पाया, रिसर्च यानी थ्योरेटिकली रिसर्च की, तो उन्होंने पाया कि ऐसा एक पार्टिकल जरूर इमिट हो रहा होगा जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और वो हमें जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो है वो एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिसिंग है, तो वो एनर्जी वो पार्टिकल कैरी कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो इसके साथ और एक पार्टिकल इमिट हो रहा है जिसके पास ये मिसिंग एनर्जी जो है, वो मिसिंग एनर्जी उसके पास है, वो एनर्जी कैरी कर रहा है, और फिर उसको नाम दिया गया न्यूट्रिनो, ठीक है। अब ये सब थ्योरेटिकल था और ये थ्योरी को सबने एक्सेप्ट कर दिया कि ये जो थ्योरी है सबने एक्सेप्ट कर ली कि उस पार्टिकल को हम नाम देंगे न्यूट्रिनो, उसको नाम दे दिया न्यूट्रिनो। पहले न्यूट्रॉन नाम दिया, बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसका नाम न्यूट्रिनो कर दिया। अब ये 1930 की बात है, और फिर 1956 में गाइस न्यूट्रिनो को एक्सपेरिमेंटली जो है वो डिटेक्ट किया गया। अब एक्सपेरिमेंटली इसको किस प्रकार डिटेक्ट किया गया, ये बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरी है, ठीक है, या आप किसी वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो न्यूट्रिनो को 1956 में फिर एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया गया और तब पाया गया कि ये जो न्यूट्रिनो है ये एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक होता है म्यूऑन न्यूट्रिनो और एक होता है ताउ न्यूट्रिनो, ठीक है। इन तीनों के ऊपर जो है वो चार्ज कुछ भी नहीं होता, यानी 0 चार्ज होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो थोड़ा कम होता है, म्यूऑन न्यूट्रिनो का इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ताउ न्यूट्रिनो जो होता है उसका मास थोड़ा और ज़्यादा होता है। एक्चुअल में इसका जो मास होता है वो 0 के बहुत करीब होता है, यानी इनका जो मास है वो बहुत कम है, यानी 0 के एकदम नज़दीक है। तो थोड़ा थोड़ा मास का सिर्फ डिफरेंस है, और इन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ताउ न्यूट्रिनो फिर जो है वो समझ में आया कि इसके 3 टाइप है जब डिटेक्ट किया गया, ठीक है। अब गाइस ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो देखिए ये जो है ये बीटा डीके से तो प्रोड्यूस होता है, यानी रेडियो एक्टिव डीके मटेरियल से ये प्रोड्यूस होता है। उसी के साथ साइंटिस्ट को ये ध्यान आया कि जो सन है ये भी न्यूट्रिनो को प्रोड्यूस करता है। तो अर्थ पे क्या किए, बहुत सारे डिटेक्टर लगाए गए थे न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए। अब गाइस प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए जो सन से 100 न्यूट्रिनो आ रहे थे वो, और यहाँ पे डिटेक्ट सिर्फ 20 न्यूट्रिनो हो रहे थे, यानी सन जो है वो न्यूट्रिनो को प्रोड्यूस कर रहा है और वो न्यूट्रिनो अर्थ तक आ रहे हैं। तो देखिए हजारों बिलियंस न्यूट्रिनो जो है वो धरती पे आते हैं, हमसे गुजर जाते हैं, हमारे बॉडी में से गुजर जाते हैं। इनकी खास बात क्या है पता है, ये किसी भी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती। जैसे एक दीवार है और आपने लाइट, यहाँ पे लाइट चालू है तो बाहर अंधेरा है, क्योंकि लाइट जो है ये दीवार के साथ इंटरैक्ट करता है और वो क्रॉस नहीं कर पाता। पर न्यूट्रिनो की खास बात यह है कि ये सबको क्रॉस करके चला जाता है, ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। मेरे बॉडी के आया तो मेरे बॉडी से आर पार चला जाएगा, इस दीवार के आर पार उस दीवार के पास, बस ये ट्रैवल करता जाएगा स्पेस में, ये किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। वो अब ये सन से जो न्यूट्रिनो आ रहे थे प्रोड्यूस करता है सन। अब सन से जो न्यूट्रिनो आ रहे थे तो यहाँ पे जो डिटेक्टर इन्होंने लगाए थे वो कम न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पा रहे थे। यानी मान के चलो कि सन से 100 न्यूट्रिनो जो है वो इमिट हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, पर अर्थ पे वो 20 जो है वही डिटेक्ट किए जा रहे थे। तो साइंटिस्ट फिर परेशान हो गया कि 80 जो न्यूट्रिनो थे, 80 न्यूट्रिनो, क्योंकि 100 तो सन से निकल रहे हैं भाई, तो 100 के 100 डिटेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 20 डिटेक्ट हो रहे हैं, तो ये 80 गए कहाँ। तो ये साइंटिस्ट के दिमाग में उलझन पैदा कर दी कि 80 न्यूट्रिनो गए का। आपको कंसेप्ट समझ में है ना कि 100 निकल रहे हैं, 20 ही डिटेक्ट हो रहे हैं, तो 80 गायब हो रहे हैं। तो इसको नाम दिया गया सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम। तो इसको बोला जाता है सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम। बाद में फिर खोज हुई तो पता चला कि अर्थ पे जो डिटेक्टर लगाए थे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को ही डिटेक्ट कर पा रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को ही डिटेक्ट करते थे। और जो सन से जो न्यूट्रिनो निकलते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से फिर म्यूऑन न्यूट्रिनो, म्यूऑन ताऊ, इलेक्ट्रॉन ताऊ, यानी ये जो न्यूट्रिनो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यूऑन में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ताऊ में कन्वर्ट हो सकता है, ताऊ म्यूऑन में। ये न्यूट्रिनो आपस में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। बाद में इनको पता चला कि ये जो न्यूट्रिनो यहाँ से निकलते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलते हैं और बाद में ये ताऊ न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम इसको सिर्फ 20 ही डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आते आते सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ही रह रहे हैं, बाकी के 80 म्यूऑन में कन्वर्ट हो गए होंगे और 40 जो है वो ताऊ में कन्वर्ट हो गए होंगे, यानी 40-40 इसमें कन्वर्ट हो गए होंगे और 20 सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो रह गए होंगे। और यही कारण था कि
जो है वो हम सिर्फ 20 न्यूट्रिनो डिटेक्ट कर पा रहे थे। और ये जो इनकी टेंडेंसी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे में अपना फ्लेवर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको फ्लेवर बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो म्यूऑन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है, म्यूऑन ताऊ में होता है, ताऊ इलेक्ट्रॉन में होता है। तो ये न्यूट्रिनो जो अपना टाइप चेंज कर सकते हैं, इसको बोला गया न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। तो ये जो न्यूट्रिनो अपना जो टाइप कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या बोला गया? न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। तो गाइज अब ये इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, ये तो इनविजिबल होते हैं, दिखते नहीं, इन पे चार्ज नहीं होता, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्वार्क्स होता है, उसका वीडियो बनाया है वो देखिए। तो एक फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रिनो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब गाइस ये किसी भी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, ये इनकी स्पेशलिटी है। यानी किसी भी मैटर के साथ जो है वो इंटरैक्ट ही नहीं करते। बस जब से बिग बैंग जो हुआ था, पृथ्वी का निर्माण या जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ था बिग बैंग से, उसके बाद जो है ये न्यूट्रिनो जो है वो पैदा हुए और तब से ब्रह्मांड में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। और ये हाई एनर्जी, इनके पास हाई एनर्जी होती है, पर ये हमारे साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाते, और इसीलिए जो है वो इनके पास एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया? यानी अगर मेरी बात करूं या किसी की बात करो तो मिलियंस बिलियंस न्यूट्रिनो अभी मुझमें से पास हो रहे हैं, जा रहे हैं मेरे बॉडी में से, पर मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि वो मेरे से इंटरैक्ट होते नहीं, ठीक है। और ये वीक फोर्स और ग्रेविटी से ही सिर्फ अफेक्ट होते हैं। उसी के साथ जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी से प्रोड्यूस हुए, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर से प्रोड्यूस होते हैं, सुपरनोवा का जो एक्सप्लोजन होता है वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और जो कॉस्मिक रे जब एटम के साथ उनका टकराते हैं तब भी जो है वो ये न्यूट्रिनो जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इनको घोस्ट पार्टिकल इसीलिए कहा जाता है कि भूत जो होते हैं ना, भूत कहीं से भी गुजर जाते हैं, वो किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। अगर भूत है, आपने देखा होगा पिक्चर फिल्मों में कि दरवाजा है तो वो जो दीवार है उस दीवार के आर पार चले जाएंगे, और इसी तरह ये न्यूट्रिनो भी जो है वो किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ये किसी भी इसको चीर के यानी उसको बिना इंटरैक्ट किए पार जा सकते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है घोस्ट पार्टिकल। तो गाइस मेरी तरफ से जितना हो सका उतना मैंने प्रयास किया कि आपको न्यूट्रिनो के बारे में समझाने का। ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, पर मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।